हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव आदि का सम्यक ज्ञान हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम इसके बारे में। तो जिसके जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान, प्राणी, अवस्था गुण या भाव आदि का सम्यक ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव आदि का सम्यक ज्ञान हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे पाठशाला, लक्ष्मण, गाय, घर आदि, इन्हें क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्द के विभाजन के दो प्रधान आधार हैं। ठीक है, तो क्या है? हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्दों के विभाजन के दो प्रधान आधार हैं। ठीक है, लिखते हैं हम। हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्दों के विभाजन के दो प्रधान आधार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं उनके बारे में। तो पहला को हम क्या कहेंगे? हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद माने गए हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ठीक है। दूसरा है जातिवाचक, ठीक है। और तीसरा है भाववाचक। ठीक है। तो हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक जातिवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है, इसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो हिंदी भाषा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा है, संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा प्रधान आधार है। चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो संज्ञा के 5 भेद अंग्रेजी के आधार पे किए गए हैं। ठीक है। तो जो संज्ञा के 5 भेद होते हैं वो किसके आधार पे किए गए हैं? अंग्रेजी के आधार पे। ठीक है। तो संज्ञा के 5 भेद अंग्रेजी के आधार पर किए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो पहला है, फर्स्ट नंबर है का व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक। और तीसरा है समूहवाचक। तीन नंबर हो गया समूहवाचक। अगला देखते हैं 4 नंबर और 5 नंबर देखेंगे हम। तो हमारा 4 नंबर है द्रव्यवाचक। और 5वां है भाववाचक। ठीक है। तो अंग्रेजी में हम संज्ञा को 5 प्रकार से बांटे हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा द्रव्यवाचक और 5वां भाववाचक। ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमने पहले पढ़ाया कि हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद ही माने गए हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अंग्रेजी के आधार पे हमने पढ़ाया कि 5 भेद माने गए हैं। तो अगर परीक्षा में पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम सही उत्तर है उसका संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम कामता प्रसाद जी के द्वारा संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं। ठीक है। तो जो कामता प्रसाद जी के द्वारा संज्ञा के 2 भेद मांगे गए हैं।
दो भेद माने हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि कामता प्रसाद जी ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं, तो आपका आंसर कितना होगा? 2। ठीक है, कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो पहला है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा आपका है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो कामता प्रसाद जी ने संज्ञा को 2 भागों में बांटा, पहला पदार्थवाचक, दूसरा भाववाचक। कामता प्रसाद जी ने व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा को किस में रखा है? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो उन्होंने, हम लिखेंगे उन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम पढ़ लिए कामता प्रसाद जी के द्वारा कितने भागों में संज्ञा को बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं, उन सभी को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पदार्थ की एकत्व का बोध होता है, बहुत्व का नहीं। मतलब एक पदार्थ का बोध होता है, बहुत सारे पदार्थों का बोध नहीं होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पदार्थ के एकत्व का बोध होता है। ठीक है, बहुत्व का नहीं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में पदार्थ के एकत्व का बोध होता है, बहुत्व का नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे किसे हम कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं हम, जो व्यक्तियों का नाम होता है उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे व्यक्तियों के नाम को। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं अंकित, मयंक, सविता आदि। ठीक है, व्यक्तियों के नाम को, फिर देशों के नाम को, देशों के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमेरिका, रूस, जापान आदि। तो जो देशों के नाम होते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं और किसे कहते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे, राष्ट्रीय जातियों के नाम। तो राष्ट्रीय जातियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब किसे कहते हैं, जापानी, पाकिस्तानी, आदि को हम राष्ट्रीय जातियाँ कहते हैं। ठीक है, दिशाओं के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे कहते हैं हम दिशाओं के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, आदि, इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम नदियों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सिंधु आदि, इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहाड़ों के नाम, ठीक है, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय आदि को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद महासागरों के नाम को भी हम महासागरों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिंद महासागर, ठीक है, लाल सागर, फिर उसके बाद भूमध्य सागर, ठीक है, आदि को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पुस्तकों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। पुस्तकों के नाम, ठीक है, पुस्तकों के नाम
कौन कौन से हैं पुस्तकों के नाम? कामायनी, फिर रामचरितमानस, ठीक है, आदि जो पुस्तकों के नाम हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। आगे देखते हैं हम समाचार पत्रों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। किसे? समाचार पत्रों के नामों को, ठीक है। फिर उसके बाद नगर एवं शहरों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। नगरों एवं शहरों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। तथा और किसे किसे रखते हैं हम? दिनों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं, दिनों के नाम को। फिर अंग्रेजी महीने के नाम को, अंग्रेजी महीनों के नाम को। फिर उसके बाद त्यौहार एवं उत्सवों के नाम को, फिर आगे देखते हैं हम दार्शनिक तथ्यों के नाम को, ठीक है। ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम को, ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम को, ठीक है। अगर जहाँ इन सब का प्रयोग होगा, मतलब जहाँ इनका प्रयोग होगा वहाँ क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो 2 नंबर क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उन उसके समूहों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लिखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उसके समूहों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं, जैसे देखते हैं हम, जैसे लड़का, पर्वत, पशु आदि, ठीक है। तो इसमें लड़का या पशु कहने से एक लड़का है या एक पशु का बोध नहीं होता है, ठीक है, बल्कि
संपूर्ण मानव एवं संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, तो हम यहाँ जो लड़का लिखे हैं तो सिर्फ एक लड़के से इसका मतलब नहीं है, इसके संपूर्ण मानव जाति से है। वैसे ही पशु यानी संपूर्ण पशु जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और जातिवाचक संज्ञाएं और कौन कौन सी होती हैं। तो पशु और पक्षियों के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम को। ठीक है, उसके बाद अन्न, मसाले, मिठाइयों के नाम को भी हम किस में रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। और अन्न, मसाले, मिठाइयाँ, मिठाई के नाम को। ठीक है, उसके बाद वस्तुओं के नाम को, वस्तुओं के नाम को। ठीक है, हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक संबंधों और कार्यों के नाम को, सामाजिक संबंधों और कार्यों के नाम को किस में रखते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं, हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है हमारा? 3 नंबर है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिस संज्ञा, इस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, जैसे सभा, दल, मंडल, गुच्छा आदि। ठीक है, तो इन सब से क्या प्रतीत हो रहा है? इनके समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। अब अगला देखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं हम? तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए लिखते हैं हम, जिस संज्ञा से नाप
तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे दूध, दही, तेल, पानी आदि। ठीक है, दूध, दही, तेल, पानी आदि ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम आगे। अब हम अपने देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम? तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम जैसे देखते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। जैसे मिठास, नम्रता, सुंदरता, प्रेम आदि। मिठास, नम्रता, सुंदरता, प्रेम आदि। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं हम जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो गुण संबंधी, जैसे किसी का गुण के बारे में बताया जाए तो वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। गुण संबंधी। ठीक है, अगर हम गुण संबंधी, जैसे हम सौंदर्य, किसी को सौंदर्य बोलते हैं। ठीक है, सौंदर्य, तो ये क्या हुआ? ये भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, उसके बाद दोष, अगर हम किसी का दोष बताएंगे, दोष संबंधी हम बात करते हैं, तो वो क्या हुआ? वो भी हुआ आपका भाववाचक संज्ञा। दोष क्या है? बुराई, लड़ाई, आदि। ठीक है, क्या हुआ सब? ये आपके भाववाचक संज्ञा कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम संज्ञा के 5 भेदों के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।